जब तक इस देश का किसान मजदूर कमेरा नहीं मुस्कुराएगा तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता। ये वादा करके लोग सत्ता में आए थे कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन जबान जरा सी फिसल गई। असल में कहना चाहते थे कि किसान को दोहरी मार देंगे। अरे पहले बेटी बचा तो लीजिए, तब तो आप पढ़ाने की बात करेंगे। जब बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? इतनी ईमानदार सोच है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए हमारे समाज के लड़के लड़कियां पिछले 5 महीने से इसी इको गार्डन में अनशन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। सरकार बनते ही 3 माह के भीतर जातिवार जनगणना कराई जाएगी और हर जाति को उसके अनुपात में उसका हक, अधिकार, सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस देश के इतिहास में संघर्ष का इतिहास बहुत लंबा है, और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संघर्ष की शुरुआत महामानव गौतम बुद्ध ने यह कहकर कर दी थी कि बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। उसके बाद ये संघर्ष लगातार चलता रहा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, एक समाजवादी चिंतक ने यह कह दिया कि 100 में से 60 पिछड़ों का है। अगर और आगे का संघर्ष सुने और समझें तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कहा था कि जब तक इस देश का किसान मजदूर कमेरा नहीं मुस्कुराएगा तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता। ये लड़ाई इस देश की सामाजिक व्यवस्था की है। ये लड़ाई इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की है। ये लड़ाई इस देश में 90 बनाम 10 की है। ये लड़ाई इस देश में कमेरा बनाम लुटेरा की है। और इस संघर्ष को लेकर के लगातार चलते रहे। और आज अपने आसपास की परिस्थितियां देखिए और पुनः एक बार याद कर लीजिए और कहेंगे कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि पूरी जिंदगी संघर्ष करने वाले ऐसे लिविंग लेजेंड माननीय मुलायम सिंह जी का हाथ हमारे सर पर है। अपनी पूरी जिंदगी को संघर्षों के बीच में गुजारने वाली राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल जी का आशीर्वाद हम सबको है कि जिनकी बातों को लेकर के, जिनका सानिध्य लेकर के, जिनका आशीर्वाद लेकर के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कहने को तो ये देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन आसपास की परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस देश का अन्नदाता इस देश में अपनी पहचान ढूंढ रहा है। ये वादा करके लोग सत्ता में आए थे कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन जबान जरा सी फिसल गई। असल में कहना चाहते थे कि किसान को दोहरी मार देंगे। और दोहरी मार इसलिए क्योंकि अगर किसान खाद लेने जाता है तो डंडा खाता है, किसान अगर दिन में खेती करता है तो रात की चौकीदारी करता है, किसान अगर खेत में फसल उगाता है तो इस देश की सबसे महंगी बिजली और सबसे महंगा तेल का प्रयोग करता है, और उससे कहीं पर किसी प्रकार से सरकार से सहूलियतें नहीं मिल रही हैं। जब इस देश का किसान मरने की कगार पर है, हर किसी की थाली में 56 भोग परोसने वाला ये अन्नदाता अगर आज उसकी जेब भी खाली है, उसकी थाली भी खाली है, तो फिर कैसे विकास की बात हम करते हैं, ये हमें सोचना होगा। क्या कह रहे थे? सबका साथ और सबका विकास। ये बताइए, जब इस देश का सबसे बड़ा जनाधार, इस देश का कमेरा, इस देश का किसान अगर गांव की पगडंडियों में रहता है, खेतों में रहता है, और जिसकी नोटबंदी के बाद अगर उसकी जेब पर मार मारी गई है और कोरोना के बाद अगर उसकी पेट पे लात मारी गई है, तो कैसे
आज ये सरकारें सोच रही हैं कि कैसे उसका बच्चा शिक्षा ले पाएगा और कैसे उसका बच्चा रोजगार ले पाएगा। 2 सालों से शिक्षा प्रणाली ध्वस्त है और उसके बावजूद सरकारें कहती हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस करवा दीजिए। जिसकी जेब में पैसा नहीं, जिसकी पेट में खाना नहीं, थाली में वो निवाला नहीं, वो कैसे 12,000 का मोबाइल लेकर के 500 का डेटा पैक डला करके अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाएगा? ये हमें सोचना है। जब बच्चों की शिक्षा नहीं है, जब बच्चों के पास डिग्री नहीं होगी, तो रोजगार कैसे होगा? जिनके पास डिग्रियां हैं, हमारे समाज के वो लड़के लड़कियां सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं। तो जिन्होंने ये प्लान किया था, जिन्होंने ये सोचा था कि आज हम 10th में हैं और 2 साल बाद इंटर पास करके फौज में जाने का काम करेंगे, MBBS एंट्री का फॉर्म देंगे, इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे, तो जब उनकी पढ़ाई नहीं हुई है तो हमारे समाज का वो लड़का डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन पाएगा? इस देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती कैसे हो पाएगा? हमें ये सोचना होगा कि जिनको मारा जा रहा है जेब की मार दे करके, पेट की मार दे करके, आर्थिक मार दे करके, वो इस देश का वो समाज है जो पिछड़ा कहलाता है। ये इस देश का वो समाज है जो बहुजन कहलाता है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि चमचमाती सड़कें, बड़े बड़े स्कूल, चमचमाते हॉस्पिटल दिखा करके जिनका वोट लेने का काम कर रहे हैं, क्या उनकी जेब में इतना पैसा है कि ये IIT या प्राइवेट कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ा सके? क्या उनकी जेब में इतना पैसा है कि उन चमचमाती सड़कों पे अपनी महंगी महंगी गाड़ियां ले जा सके? वास्तविकता यह है कि हमारे पास तो आज साइकिल भी नहीं बची है। इन लोगों ने ऐसी स्थितियां ला दी हैं कि अगर रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या कहते हैं और क्या समझाते हैं कि इस देश में महिला देवी के समान है। महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक बात पूछना चाहते हैं, कौन से महिला को देवी मानते हैं? कौन से महिला की सशक्तिकरण की बात करते हैं? उस महिला को जिसका सामूहिक बलात्कार हो रहा है, या उस महिला को जिसको सड़क चलते छेड़ा जा रहा है, या उस महिला को जिससे पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है? किस महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं? जब आपकी सत्ता में लोगों की जो बेटियां हैं उनको सरेआम उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। याद है ना हाथरस कांड और उन्नाव कांड? उन लड़कियों का शव तक उनके परिवारों को नहीं मिला है और कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे पहले बेटी बचा तो लीजिए, तब तो आप पढ़ाने की बात करेंगे। जब बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? इस देश का कितना नौजवान है जो सड़कों पे घूम रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, और ये सरकार है जो अपनी पीठ थपथपा रही है ये कहते हुए कि हमारी सोच ईमानदार है और काम दमदार है। वाकई में काम तो इतना दमदार है कि जिस रोड के उद्घाटन के लिए नारियल फोड़ने जाते हैं तो नारियल नहीं फूटता लेकिन सड़क फूट जाती है। और सोच इतनी ईमानदार है, इतनी ईमानदार सोच है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए हमारे समाज के लड़के लड़कियां पिछले 5 महीने से इसी इको गार्डन में अनशन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। ये इतने न्यायप्रिय हैं, ये इतनी सच्चाई नियत रखते हैं कि वाकई में अगर इनकी नियत साफ थी तो नीट में 27% ओबीसी के आरक्षण के लिए हम लोगों को सड़कों में क्यों उतरना पड़ा? अगर इनकी नियत साफ थी तो 27% आरक्षण पहले से लागू क्यों नहीं था? यह हमें सोचना होगा। न्याय की बात करते हैं और न्यायप्रिय होने का डंका बजाते हैं। अगर न्यायप्रिय है तो न्याय सड़कों पे दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बाप जो अपनी बच्ची को लेकर सड़क पे जा रहा है, कानपुर की घटना याद कर लीजिए, पुलिस उसको खदेड़ खदेड़ के मार रही है। अगर न्यायप्रिय है तो
तो फिर वो किसान जो खाद लेने जाता है उसको पुलिस क्यों मार रही है? अगर न्याय प्रिय है तो मुझे ये बताने का काम करें कि इलाहाबाद कर्चना में जब दलित परिवार के 4 लोगों को मारा जाता है तो सरकार उसकी सुनवाई क्यों नहीं करती है? अगर न्याय प्रिय है तो आपको बताना होगा कि जिन लोगों का शोषण हो रहा है उनके लिए आपकी क्या नीति, क्या रीति और क्या सोच है, यह आपको दर्शाना होगा इस समाज को। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि इनकी एक प्रणाली रही है, इनका एक थॉट प्रोसेस रहा है कि ये किसी भी चीज में नाक सीधी नहीं पकड़ते, हमेशा घुमा के पकड़ते हैं। और इनको आरक्षण खत्म करना है, इनको हमें दोबारा सड़कों पे ला देना है, इसलिए नौकरियां सीधे सीधे ना खत्म करके नाक घुमा के पकड़ रहे हैं। LIC बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, ट्रांसपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया। तो ये बताइए, जब सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो आरक्षण की लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे आप? जब आरक्षण सिर्फ कागजों पे रह जाएगा तो आप कैसे कल्पना करते हैं कि हमारा समाज, जिसको संविधान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिया था कि हमें 27% आरक्षण मिलना चाहिए, अगर वो सिर्फ कागजों पे रह जाएगा तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि संविधान इस देश में लागू है? अगर हमें पढ़ने की छूट नहीं है, अगर हमें नौकरी करने की छूट नहीं है, अगर हमें अपनी बात बोलने की छूट नहीं है, तो फिर ये देश है किसका और इसको चला कौन रहा है, ये हमें सोचना होगा। अगर आरक्षण चला गया तो कल्पना करिए कि संविधान में जब आरक्षण मिला, 75 वर्ष आजादी के बाद भी आज आरक्षण का वो कोटा पूरा नहीं हो पाया है और हम आज भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं, इस देश की मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाए हैं। तो जब आरक्षण कागजों पे रह जाएगा तो हमारे समाज में क्या होगा, इसकी कल्पना करिए। हमारी पीढ़ियां किस ओर जाएंगी, इसकी कल्पना करिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूं कि ये याद रखिएगा, जब तक इस देश में जातिवार जनगणना नहीं होगी, इस बार इस देश का कमेरा समाज जनगणना होने नहीं देगा। क्योंकि जातिवार जनगणना इस देश समाज के बहुमुखी विकास के लिए आज के वक्त की सबसे अहम मांग है। और अगर ये नहीं होता है तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि इस देश का ये पिछड़ा समाज कितना बड़ा समाज है। हमें कभी यह आंकलन नहीं हो पाएगा कि इस देश में हमारी ताकत कितनी बड़ी है। और अगर जातिवार जनगणना हो गई तो हमें अपनी ताकत का अंदाजा होगा और फिर हम सीना ठोक के कहेंगे कि जिस समाज की होगी जितनी संख्या भारी, उस समाज की होगी उतनी भागीदारी, और जिसकी होगी जितनी भागीदारी, इस देश के सदन, इस देश के विकास, इस देश की संपदा, इस देश की शिक्षा, इस देश के स्वास्थ्य, इस देश के रोजगार में उस समाज की होगी उतनी जिम्मेदारी। और हम बना के रहेंगे एक ऐसे समाज को जहां पर पायदान के सबसे नीचे खड़े एक व्यक्ति को भी हम समाज की मुख्य धारा में, व्यवस्था की मुख्य धारा में लाकर खड़ा करने का काम कर देंगे। आज अपने आसपास गौर से देखिए, शिक्षक परेशान, व्यापारी परेशान, छात्र परेशान, अधिवक्ता परेशान, डॉक्टर परेशान, महिला परेशान, पत्रकार परेशान। तो ये सरकार है किसकी? जब सब बर्बाद हैं, जब सब परेशान हैं, जब सबका शोषण हो रहा है, तो विकल्प सिर्फ एक है। विकल्प ये है कि जब मैं अपनी रिसर्च कर रही थी तो मुझे बताया गया था कि जब कैंसर बहुत अधिक बढ़ जाए तो उसका ऑपरेशन कर देना चाहिए। और आज जब इस भारत माता रूपी शरीर में इन संगियों का ये कैंसर बहुत बढ़ चुका है, इनका ऑपरेशन कर देना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद होगी। और आज मैं आप सभी के सामने ये संकल्प लेती हूं और आप सभी से कहूंगी, ये संकल्प पूरी ताकत से मेरे साथ दोहराइएगा कि इन आरक्षण विरोधी, इन संविधान विरोधी लोगों के लिए, उनको सत्ता से हटाने के लिए, सामाजिक न्याय व्यवस्था परिवर्तन की नींव रखने के लिए
माननीय मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से, राजमाता जी के नेतृत्व में जिस सरकार की तरफ बढ़ने का काम हमारे बड़े भाई माननीय अखिलेश यादव जी 2022 के मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं, हम सभी पूरी ताकत से उनके साथ हर कोने पे खड़े होकर के उनकी आवाज को, उनके हाथों को एक नई ताकत देने का काम करेंगे। और ये याद रखिएगा कि हमारा मिशन है इस प्रदेश में सामाजिक न्याय की पद्धति को लागू करना। हमारा मिशन है इस प्रदेश में हर समाज को सम्मान दिलाना। हमारा मिशन है इस प्रदेश में हर हाथ को रोजगार दिलाना। हमारा मिशन है कि हम हर महिला को सुरक्षा गारंटी कर सकें। हमारा मिशन है कि हम हर व्यक्ति, हर बच्चे के हाथ में किताबें दे सकें और उससे शिक्षा दे सकें। हमारी ये गोलबंदी जिसमें समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, उस गोलबंदी में जहां अपना दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, ये तमाम साथी छोटे भाइयों की भूमिका में है, हम सब ये गोलबंदी कर रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में एक बड़ा बदलाव करते हुए उस सत्ता की कुर्सी पर बैठाने का काम करें जहां पर हमारे समाज के बेटे और बेटी की आवाज बुलंद हो सके। इन संकल्पों के साथ, इन घोषणाओं के साथ कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इन घोषणाओं के साथ कि किसानों के लोन पर ऋण माफ होगा, उनको बीमा और पेंशन मिलेगा। इन घोषणाओं के साथ कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। इस घोषणा के साथ कि मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। इस घोषणा के साथ कि सामाजिक न्याय की आवाज को, उस मसौदे को आपके सामने वास्तविक रूप में क्रियान्वित करते हुए ये दिखाने का काम किया जाएगा कि वास्तविकता में इस गठबंधन की, इस गोलबंदी की एक साफ नीयत है जिसको लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इस घोषणा के साथ कि अगर हमारी सरकार बनती है, जिसमें 1% भी संशय नहीं है, सरकार बनते ही 3 माह के भीतर जातिवार जनगणना कराई जाएगी और हर जाति को उसके अनुपात में उसका हक, अधिकार, सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत गौर से सुना, उसके लिए आभार। आपकी निरंतर करतल ध्वनि ने मुझे जो एक ऊर्जा देने का काम किया, उस सभी के लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद करते हुए मैं आप सभी लोगों से विदा लूंगी। नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।